हम मुसलमान इस राजनीति के आइटम गर्ल हैं। हमारे बिना जो है पिक्चर सुपर हिट हो ही नहीं सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में एक सोशलिस्ट विचारधारा के साथ एक डेवलपमेंट की भी विचारधारा है, एक प्रगति और एक विकास की भी एजेंडे पे चलने वाली ये पार्टी है। आप कह सकते हैं कि ये एक्सीडेंटल जो है नेता आपके सामने बैठा हुआ है। अब आप देख लीजिए, आप पिछले बार की बात छोड़िए, आप इस बार भी देखिए वही पुराना माल बेचा जा रहा है। इस बार चुनाव की तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है सभी पार्टियों द्वारा, और चुनाव आते ही किस तरह से यूपी में जो है घुसपैठियों का आना जाना शुरू हो गया, किस तरह से और सारी तमाम गतिविधियाँ शुरू हो चुकी है। रोहिंग्या मुसलमान भी चल दिए, बॉर्डर पर पहुँच ही गए हैं। तो वही पुराने नए पैकेट में पुराना माल बेचा जा रहा है। दोबारा वही हिंदू मुसलमान का एजेंडा ही रहेगा। हमको नहीं लगता है कि इसके इतर कोई दूसरी बात होगी। देखिए, जो भी सेकुलर विचारधारा से आया हुआ व्यक्ति होगा, जो भी इस तरह की जात पात पंथ संप्रदाय इस चीज़ों को नकारने वाले विचारधारा का व्यक्ति होगा, वो ना तो भाजपा को पसंद करेगा ना तो ओवैसी को, दोनों को एक नज़र से देखेगा। इसमें कहीं कोई असमानता ही नहीं है। किस तरह से ओवैसी को कबूल किया जा सकता है? जो व्यक्ति 5 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कहता है कि मैं 80 करोड़ हिंदुओं को बता दूंगा, आप इस बयान को कैसे कबूल कर सकते हैं? अगर कबूल कर सकते हैं फिर आप सोशलिस्ट कहाँ रह गए? सपा गवर्नमेंट ने उस 5 साल में इतने काम कराए थे, इतने डेवलपमेंट के काम कराए थे, इतनी नई और आधुनिक तरीके से सरकार को चलाने का काम किया था कि मैं एक आम मतदाता की हैसियत से होते हुए भी अपने आप को नहीं रोक पाया। व्यक्ति विशेष देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदित्य त्रिपाठी। व्यक्ति विशेष के आज के अंक में हमारे साथ हैं समाजवादी यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष एहतशाम खान जी। एहतशाम खान जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके इस उत्कर्ष पत्रिका के माध्यम से जो भी आपके दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे आपने हमें बुलाया, इसके लिए जो है मैं काफ़ी आभारी हूँ आपका। आगे आपके सवालात होंगे और मेरे जवाब होंगे। बिल्कुल, व्यक्ति विशेष हमारा कार्यक्रम ही एक सीरीज चलता है जिसमें हम आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी के बारे में, फिर आपके राजनीतिक और भी राजनीति के साथ साथ जो चीज़ें होंगी उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो प्रश्नों का दौर शुरू करते समय सबसे पहले थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताइए। परिवार की क्या पृष्ठभूमि है, उस बारे में। जैसा कि मैं किसान के परिवार से आता हूँ। हम यहीं गोरखपुर सदर के निवासी हैं और मेडिकल कॉलेज के पीछे मेरा आवास है। मेरे पापा एक सोशलिस्ट पार्टी जनता दल हुआ करती थी, उससे जुड़े हुए तो उस टाइम भी नेताजी हमारी पार्टी में हुआ करते थे, उस जनता दल का एक हिस्सा हुआ करते थे। उस ज़माने से हम लोग एक सोशलिस्ट विचारधारा से के बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं, और बाद में हमने समाजवादी पार्टी को चुनना बेहतर समझा। जब मुझे लगा कि हाँ, अब समाज के लिए हमें आगे आने की ज़रूरत है, तो मुझे राजनीति में समाजवादी पार्टी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से बेहतर विकल्प कोई नहीं दिखा। अच्छा, आप सोशलिस्ट की बात कर रहे थे, तो और भी तमाम पार्टियां थी, समाजवादी पार्टी को ही चुनने का कोई विशेष कारण? क्योंकि समाजवादी पार्टी में एक सोशलिस्ट विचारधारा के साथ एक डेवलपमेंट की भी विचारधारा है, एक प्रगति और एक विकास की भी एजेंडे पे चलने वाली ये पार्टी है। जिस तरह से आपने देखा कि 2012 में जो समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट आई, उसके बाद से लगातार जो भी विकास के जितने भी नए आयाम और स्तंभ बनाए गए, आप देख सकते हैं कि चाहे वो लखनऊ का मेट्रो हो, चाहे एक्सप्रेसवे की बात रही हो, या डायल 100 जैसे आधुनिक पुलिसीकरण का जो मामला रहा हो, हर चीज़ पे उन्होंने एक नई अपनी एक इंजीनियरिंग वाली सोच का उदाहरण रखा, जो कि मुझे बहुत इस चीज़ से प्रभावित मैं भी हुआ और भी तमाम लोग हुए। और मुझे लगता है कि यही एक कारण रहा कि मुझे समाजवादी पार्टी एक बेहतर विकल्प के रूप में दिखी। जब पढ़ाई आपने कहाँ से की है? आपकी गोरखपुर विश्वविद्यालय से किया है। प्राथमिक स्तर तो कई स्कूलों से मेरी प्राथमिक शिक्षा रही, जैसे सेंट पॉल्स स्कूल से सबसे पहले मैं पढ़ा, फिर बाद में फर्टिलाइज़र स्कूल, फिर उसके बाद इस्लामिया से हाई स्कूल और इंटर किया, उसके बाद फिर जो विश्वविद्यालय जाके वहाँ से ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट किया। पढ़ाई के दौरान भी आप राजनीति में थे? नहीं, पढ़ाई के दौरान मैं बिल्कुल राजनीति में नहीं था। मैं राजनीति में आना मेरे लिए समझ लिए कि एक घटना है। मैं राजनीति में बिल्कुल कोई ऐसा दूर दूर तक मेरा ना तो रुचि थी ना तो मेरा कोई विश्वास था। राजनीति चूँकि पापा के टाइम में हमने देखा और बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने सफ़र भी किया। राजनीति में आने के बाद जिस तरह से
बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दिक्कतों का सामना उनको भी करना पड़ा और उसके बाद हमें भी करना पड़ा। तो हमें राजनीति में कोई बहुत ऐसी रुचि नहीं थी। तो क्या हुआ ऐसा एकाएक कि आप फिर राजनीति? बस मैं बताता रहूँ कि राजनीति में मेरा आना एक घटना का विषय है। आप कह सकते हैं कि ये एक्सीडेंटल जो है नेता आपके सामने बैठा हुआ है। एक्सीडेंटल रूप से आप राजनीति में चले आए। अच्छा, आप लोग अक्सर, चूंकि समाजवादी पार्टी, अभी आप लोगों का नारा भी चलता है 22 में साइकिल, 22 में बाइसिकल, 22 में बाइसिकल। इतना कॉन्फिडेंस कि आपको लगता है 22 में बाइसिकल ही आ रही है, वो कैसे? निश्चित ही कॉन्फिडेंस का विषय है, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि भाजपा से लगभग 1.5% ज़्यादा हमारा, मतलब 1.5 गुना जो रिज़ल्ट आया है, सीटें हमारी आई हैं। अब ये अलग बात है कि इसके बाद जो पंचायत अध्यक्षों का चुनाव है उसमें आपको भी मालूम है सरकारी तंत्र या फिर सरकार का जो हस्तक्षेप है उसके बाद क्या परिणाम आएंगे बहुत हद तक स्पष्ट है। फिर भी समाजवादी पार्टी मजबूती से हर जगह लड़ने का प्रयास कर रही है और हमें विश्वास है कि उसके बाद भी परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। परिणाम अच्छे आएंगे। जस क्या क्या मुद्दे होंगे 2022 के चुनाव में, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे होंगे? देखिए, सबसे अहम मुद्दा जिस पे वाकई में हर एक मतदाता को, हर एक वोटर को सोचने के लिए ज़रूरत है आज, वो है डेवलपमेंट, विकास। फिर उसके बाद आ जाइए आप पढ़ाई, फिर उसके बाद स्वास्थ्य का मुद्दा है। ये सारी चीज़ें जो बेसिक नीड होती हैं हमारे जीवन की, जो दिनचर्या हमारी होती है, ये सबसे पहले अहम मुद्दे होने चाहिए। उसके बाद में सारी चीज़ें जो आपको लगता है बीजेपी सरकार ने कोई डेवलपमेंट नहीं? अब आप देख लीजिए, आप पिछले बार की बात छोड़िए, आप इस बार भी देखिए वही पुराना माल बेचा जा रहा है। इस बार चुनाव की तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है सभी पार्टियों द्वारा, और चुनाव आते ही किस तरह से यूपी में जो है घुसपैठियों का आना जाना शुरू हो गया, किस तरह से, और सारी तमाम गतिविधियां शुरू हो चुकी है। रोहिंग्या मुसलमान भी चल दिए, बॉर्डर पर पहुँच ही गए हैं। तो वही पुराने नए पैकेट में पुराना माल बेचा जा रहा है। दोबारा वही हिंदू मुसलमान का एजेंडा ही रहेगा। हमको नहीं लगता है कि इसके इतर कोई दूसरी बात होगी। अच्छा, आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान का जो फैक्टर है वो हमेशा बीजेपी उस पे लगी रहेगी? देखिए, भारतीय राजनीति का एक दुर्भाग्य रहा है कि हम मुसलमान इस राजनीति के आइटम गर्ल हैं। हमारे बिना जो है पिक्चर सुपर हिट हो ही नहीं सकती है। ये बड़ा दुखद विषय है, लेकिन ये सच्चाई भी है। तो फिर जब आप खुद जैसा कह रहे हैं हम आइटम गर्ल हैं, हम लोगों को, मुस्लिमों को, वैसी की पार्टी यूपी में अगर चुनाव लड़ना चाहती है, तो मैंने देखा आपके सोशल मीडिया पे आप उनके खिलाफ भी लिखते हैं। देखिए, जो भी सेकुलर विचारधारा से आया हुआ व्यक्ति होगा, जो भी इस तरह की जात पात पंथ संप्रदाय, इस चीज़ों को नकारने वाले विचारधारा का व्यक्ति होगा, वो ना तो भाजपा को पसंद करेगा ना तो ओवैसी को, दोनों को एक नज़र से देखेगा। इसमें कहीं कोई असमानता ही नहीं है। किस तरह से ओवैसी को कबूल किया जा सकता है जो व्यक्ति 5 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कहता है कि मैं 80 करोड़ हिंदुओं को बता दूंगा। आप इस बयान को कैसे कबूल कर सकते हैं? अगर कबूल कर सकते हैं फिर आप सोशलिस्ट कहाँ रह गए? क्या फ़र्क आप में और उनके में रह जाएगा? आप भी समाजवाद की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की आप लोग बात करते हैं। MY फैक्टर जो सपा अक्सर लेके चलती है, ये एक परसेप्शन बीजेपी द्वारा खाली बनाया गया कि MY समीकरण। ये बताइए, MY समीकरण के द्वारा कभी एक सरकार के गठन का फार्मूला बनाया जा सकता है? आप बताइए कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे, जब पूर्व मुख्यमंत्री जो आज हैं, वो जब मुख्यमंत्री थे तो क्या कैबिनेट में सिर्फ यही 2 फैक्टर था? सिर्फ MY ही लोग उसमें हुआ करते थे। उसमें तमाम जातियों का समायोजन नहीं था, उसमें सारे लोग थे। अच्छा, आप लखनऊ से उठा के गोरखपुर के देखिए, मैं गिना दूंगा आपको उंगलियों पे कि किन किन जातियों से, किन किन धर्मों से लोग आया करते थे उनके कैबिनेट में। ये तो खाली बीजेपी द्वारा फैलाया हुआ एक परसेप्शन है जिसमें जनता को हमेशा फंसाने का काम किया गया है। आपको लग रहा है कि ये बीजेपी के द्वारा क्रिएट किया गया है? ये बीजेपी और तमाम दल और भी लगे हुए हैं। चूंकि बीजेपी ने ये मुद्दा इतने गंभीरता से उठाया कि बाकी सारे दल भी अपने फ़ायदे के लिए, अपने निजी हितों के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी को मुसलमान और यादवों की पार्टी बताने का काम किया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब समाजवादी पार्टी गठन हुआ उस टाइम भी आप देखते हैं तो अमर सिंह का अपना एक अहम ओहदा था, माननीय अमर सिंह जी का। बेनी प्रसाद वर्मा भी हुआ करते थे, माननीय जनेश्वर मिश्रा जी, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी भी हुआ करते थे। तो तब भी और आज भी आप देखेंगे कि हमारे नेता प्रतिपक्ष कौन है? ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ भाजपा के द्वारा फैलाया हुआ एक भ्रमजाल है जिसमें जनता को वर्गलाने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। जनता को आपको लगता है कि वर्गलाने के लिए ये सारी चीज़ें की गई है? थोड़ा सा आप जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी यूथ ब्रिगेड के,
इस पद तक आने में कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, थोड़ा सा उस सफ़र के बारे में अपने कुछ बताइए। कहाँ से हुआ कि आपको? देखिए, मैं उस दौर में समाजवादी पार्टी में एंट्री लिया जिस टाइम समाजवादी पार्टी में संगठन को लेकर घमासान चल रहा था। कहीं ना कहीं उस टाइम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को कहीं ना कहीं पार्टी में अपने लोगों द्वारा विरोधाभास का सामना करना पड़ रहा था। उस टाइम तक मेरा राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं थी, लेकिन चूंकि सपा गवर्नमेंट ने उस 5 साल में इतने काम कराए थे, इतने डेवलपमेंट के काम कराए थे, इतनी नई और आधुनिक तरीके से सरकार को चलाने का काम किया था कि मैं एक आम मतदाता की हैसियत से होते हुए भी अपने आप को नहीं रोक पाया और एक कॉमन मैन होते हुए भी मैं समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पे पहुंच गया। उस अन्याय के खिलाफ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ जिस तरह का वहाँ पे षड्यंत्र रचा जा रहा था, वो चीज़ हमें एक कार्यकर्ता के तौर पे भी और एक नॉर्मल वोटर के तौर पे भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तो आप वो पहला दिन था मेरा कि मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पे गया था फर्स्ट टाइम। तो आप भी मानते हैं, ऐसा कि विपक्ष उस समय आरोप लगाती थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी कि उसमें कई मुख्यमंत्री हैं? हम उसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहना चाहेंगे, वो आप भी जानते हैं कि कई मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे, लेकिन हम आज की बात करेंगे। आज ये बताइए कि आज कहने वाली बात नहीं, ऑन रिकॉर्ड कई मुख्यमंत्री हैं। आपको मालूम होगा कि हाँ, ये भाजपा कितने लोग मिलके चला रहे हैं, इस दल को मिलके कितने लोग चला रहे हैं, सरकार को कितने लोग मिलके चला रहे हैं, ये खुली हुई बात है। और हमको नहीं लगता कि कहना हम मेरे पहले की कुछ कहने के लिए बचा है। आज सामने उदाहरण है आपके। फिर अभी बातचीत चल रही है कि अपने चाचा शिवपाल यादव जी से गठबंधन की बातें भी, ऐसी खबरें आ रही हैं कि गठबंधन ही बनाएंगे। क्या लगता है, दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी चुनाव? देखिए, निश्चित ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि हम उनकी सीट पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। और रह गया जहाँ तक बात, वो परिवार में और पार्टी में बैठ की ये चीज़ लगभग तय हो रही है। उनकी सीट पे चुनाव लड़ने क्या मतलब, जहाँ जहाँ उनके कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे उन पे, कि केवल? ऐसा निश्चित नहीं है कि अभी आप बहुत कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी बातचीत का दौर चल रहा है, नेगोशिएशन का दौर चल रहा है। भाई जाहिर सी बात, अगर मैं भी रहूँगा तो मैं भी चाहूँगा मैक्सिमम सीट आपसे ले लूँ, तो हो जाएगा। सेटलमेंट में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो हो जाएगा। आप लोग को लगता है कि ये विश्वास है, ये विश्वास भी है कि विश्वास है। आपका अपनी व्यक्तिगत राय क्या है कि गठबंधन होना चाहिए उनसे या नहीं? देखिए, मैं बहुत अभी पद से और कद से दोनों ही से मैं अभी बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि ये मेरा विषय है। मुझे तो बस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश का पालन करना है। मैं बस इतना जानता हूँ कि जो भी उनका आदेश होगा, चाहे उनके साथ में गठबंधन होता है या उनके साथ में गठबंधन ना हो, दोनों ही सूरत में मुझे पूरी मजबूती से पार्टी के लिए, संगठन के लिए लगना है और जन जन तक पहुँच के अखिलेश जी के विकास कार्यों को गिनाना है। और पूरी उम्मीद करता हूँ कि 2022 में हम लोग मिशन 351 के संकल्प को पूरा करेंगे, एक बड़े बहुमत के साथ में सरकार का गठन करेंगे, बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव जी का बयान आया था कि हम यूपी में जो है बड़े दलों के साथ, चूंकि उनका अनुभव सही नहीं रहा, ये उनका कहना है, तो छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे। क्या लगता है कितना कारगर होगा? देखिए, बहुत हद तक कारगर होगा। आप पश्चिम में देखिए कि पश्चिम में जिस तरह से एक दल ने वहाँ के वोटरों को इस तरह से हाईजैक कर लिया था कि वो अपने लोगों का वोट नहीं पा रहे थे। मैं अजीत सिंह की बात कर रहा हूँ, चौधरी अजीत सिंह जी की बात कर रहा हूँ। भाजपा ने वहाँ पे जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, उसके बाद सहारनपुर का मामला हुआ, इन सब मामलों के बाद बहुत हद तक जो है वहाँ का मतदाता जो है भाजपा के साथ बहुत मजबूती से कनेक्ट हुआ था, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ तक कि अजीत सिंह को भी नकार दिया था वहाँ के मतदाताओं ने। लेकिन इधर किसान आंदोलन होने के बाद से, मैं ज़मीन की बात कर रहा हूँ, मैं खुद गया था वहाँ पे गाज़ीपुर बॉर्डर पे, मैं ज़मीन की बात कर रहा हूँ आपसे, कि वहाँ पे जिस तरह से जनता में भाजपा के लिए आक्रोश है, जिस तरह से अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह जी की और उनके सुपुत्र चौधरी जयंत सिंह के लिए मोहब्बत है, अब आने वाले समय में निश्चित ही हमको उनके साथ मिलकर और इस तरह के तमाम दलों के साथ मिलकर बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और बहुत अच्छी सीटें पश्चिम से भी, जहाँ पे हम लोग कुछ हद तक कमज़ोर हुआ करते थे, वहाँ पे भी हमारा मामला, पश्चिमी यूपी में भी आप लोग अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं, बहुत हद तक बढ़ चुकी है। और मुझे लगता है कि हमको इस विधानसभा के चुनाव में 22 में बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलने वाला है पश्चिम से, विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपसे। आपकी अपनी व्यक्तिगत क्या है कि पूरे यूपी में कितना? अखिलेश यादव ने तो टारगेट अभी से बना लिया, 350 सीटें आएंगी। आपका क्या कहना?
बिल्कुल निश्चित 351 सीट का लक्ष्य दिया गया है। अगर कोई बहुत बड़े अचरज की बात नहीं होगी कि उससे ऊपर भी रिजल्ट हमारा आ जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव में भाजपा ने यूपी में 60 का टारगेट रखा हुआ था। बोलते थे कि 60+ सीट हमारी आएगी, 73 सीट उनकी आई थी। अमित शाह साहब ने भी बोला था कि 60 सीट आएगी, लेकिन 73 सीट आई। वो लोग खुद शौक हो गए कि क्या हो गया। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। आप देख लिए धर्म की नगरी, चाहे अयोध्या हो, चाहे बनारस हो, काशी हो, दोनों जगह समाजवादी पार्टी ने इस पंचायत के चुनाव में कितना बेहतर परिणाम दिया है। तो जब वहाँ पे जहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा जड़ें गहरी थी, वहाँ पे आपने अपना विश्वास खोया है मतदाताओं में, तो निश्चित है कि आने वाले समय में हम लोग पूर्वांचल से भी एक बड़ी जीत हासिल करेंगे। अच्छा, चुनाव की बात चल रही है, आप लोग ईवीएम को लेकर के भी बहुत सवाल उठाते रहते हैं, उस पर क्या कहेंगे? चुनाव तो फिर देखिए, ईवीएम का कोई नया बात नहीं है। ईवीएम का ऊपर सवाल भाजपा के टाइम से उठते चले आए हैं, और आज हो सकता है कि क्लीन चिट दे दिया गया हो भाजपा के द्वारा ईवीएम को, लेकिन निश्चित ही एक समय में भाजपा द्वारा ही सबसे ज़्यादा हमला इस ईवीएम पे किया जाता था कांग्रेस के रिजीम में। और बिल्कुल आप इस चीज़ को गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि ईवीएम में कोई घोटाला या गड़बड़ी नहीं की जा सकती। जैसा कि आपको मालूम हो कि एक आईटीआई के द्वारा बताया भी गया था कि 25 लाख के समथिंग, हमको क्लियर याद नहीं है मुझे, लेकिन 25 लाख के समथिंग ईवीएम जो है मशीनें मिसिंग हैं। ये आरटीआई द्वारा खुलासा है। आखिर वो ईवीएम गई कहाँ गई, ये जांच का विषय है। लेकिन मैं एकदम पूरा ईवीएम को दोष नहीं दे सकता हूँ। कहीं ना कहीं भाजपा मजबूत थी उस टाइम 2014 में, लेकिन अब विश्वास बहुत हद तक खो दिया है। आजम खां को लेकर के आप फेसबुक पे बहुत सारी बातें लिखते हैं कि गलत तरीके से उनको बंद कर दिया गया, गलत मुकदमों में फंसाया गया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पे कहने के विषय में बहुत कुछ है, लेकिन गालिब जानता है जन्नत की हकीकत। और मैं जानता हूँ कि ये प्रदेश का हर एक जो यहाँ पे प्रदेश का रहने वाला बाशिंदा है, वो बखूबी जान रहा है कि हाँ, वो एक अपराधी छवि के नेता हैं या एक साफ़ सुथरी छवि, बेबाक छवि के नेता हैं। आज़म खान आज भी उसी 6 फीट की गली में, एक पतले से गली में उनका घर है 1200 स्क्वायर फीट का। अब यूनिवर्सिटी उन्होंने समाज के लिए खड़ी किया था, एक अच्छी सोच के साथ एक अच्छी पहल किया था। और हम जानते हैं शायद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद, सर सैयद अहमद खान साहब के बाद, अगर सबसे क्रांतिकारी किसी ने काम किया तो वो माननीय आज़म खान साहब ने किया था समाज के हित में, जौहर यूनिवर्सिटी के रूप में। लेकिन उस पर भी तो, उन पर जैसे कई सारे मुकदमे हुए थे, उसमें ये भी था कि किसानों से और दूसरों से ज़मीन ज़बरदस्ती हड़पने का आरोप लगा था उसी यूनिवर्सिटी की। शासन और सत्ता के शह पे अगर मेरी भी 1 एकड़ ज़मीन गई होती, अगर मुझे भी कहा जाता कि आपको ज़मीन भी वापस मिल जाएगी और प्लस आपको कुछ पैसा भी मिल जाएगा, तो हो सकता है कि अगर मैं लालची स्वभाव का होता तो मैं भी एफिडेविट और बयान दे दूं। लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे जिस तरह से पेपर हुआ, पूरा रजिस्ट्री शुदा पेपर है, वो सारी चीज़ें एकदम ऑथेंटिक रजिस्ट्री हुई है। पैसे जितने भी हैं सब खातों में आरटीजीएस के थ्रू गए हुए हैं। किसी तरह की कोई हेर फेर, जोर ज़बरदस्ती इस तरह की बात नहीं है। लेकिन ये किताब चोरी, पतंग चोरी, क्या नाम है, बकरी चोरी, ये आप भी समझते हैं कि हाँ, ये भारतीय राजनीति का माहौल बनाया जा रहा है। ये एक तरह से जो है राजनीति में जो एक शुचिता शब्द होता है उसका कहीं माहौल बनाया जा रहा है। राजनीति में बदला इस दुर्भावना के साथ में नहीं लेना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये दुर्भावना के साथ सरकार का लिया गया? निश्चित ही, ये सिर्फ मुझे नहीं लगता है, ये प्रदेश का हर एक प्रदेशवासी जानता है कि ये क्या चल रहा है। इसमें हमें नहीं लगता कि मुझे कुछ विशेष रूप से कहना पड़ेगा। ये भाजपा के भी आप साथियों से हमारे पूछेंगे तो वो भी ये बताएंगे आप। फिर जो आजम खां के लड़के अब्दुल्ला जी पर गलत जन्म प्रमाण पत्र बनवा के चुनाव लड़ने की जो बात आई थी, उस पर भी एफआईआर हुआ था, उसी मामले में इनको जेल भी जाना, उस पर देखिए निश्चित ही ये एक जांच का विषय है। इस पर जांच चल रही है, अभी कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया हुआ है। और इसी चक्कर में जो है तमाम इनके ऊपर और भी मुकदमे लगाए गए हैं। ये इकलौता प्रकरण नहीं है, चूँकि बाकी सारे भी प्रकरण हैं उसमें भी मुकदमे लिखे गए हैं, ये भी एक मुकदमा है। सब जांच का विषय है। और हमको लगता है कि शायद जैसे एक शब्द होता है क्लर्कल मिस्टेक, तो हो सकता है कि कहीं क्लर्कल मिस्टेक में कुछ गलतियां हुई हो सकता है लिखा पढ़ी में कोई चूक हुई हो, जो कि जांच के बाद सामने आ जाएगा। और जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, वो सामने आ जाएगा। अच्छा, कभी अखिलेश यादव जी से मिले हैं? अखिलेश जी से तो मैं जब पहली बार गया था 5KD जब बतौर मुख्यमंत्री थे, और जिस दिन परिवार में शायद कुछ बातें हुई थी,
फर्स्ट टाइम मैं गया था लखनऊ और फर्स्ट टाइम उनसे मुलाकात हुई थी जनता दर्शन में। जनता दर्शन में। अभी तो आप चूंकि जिला अध्यक्ष भी हैं, अब तो अक्सर बातें भी होती होंगी यहाँ को लेकर के। क्या बातें होती हैं यहाँ के, खासकर गोरखपुर को लेकर के? देखिए, गोरखपुर के बारे में जो भी मेरी बात रहती है वो पार्टी के स्तर तक आप भी समझ सकते हैं कि हर पार्टी में अपनी एक गोपनीयता होती है और हर पार्टी में एक अनुशासन होता है। उस बात को सार्वजनिक हर यहाँ पे मंच पे नहीं साझा की जा सकती है। वैसे मैं आपको विश्वास दिलाता, पार्टी का तो मान लीजिए ठीक है, लोगों के लिए क्या काम करो, कैसे करो, इस बारे में भी तो बातचीत होती होगी भाई। जिस तरह की भी पार्टी में जो भी स्थिति बनती है यहाँ पे, चाहे आपको मालूम होगा पार्टी और संगठन में एक बहुत पुरानी बीमारी है गोल गिरोहबंदी की। तो चाहे किसी भी तरह की जो भी बात होती है, चाहे पार्टी में मान लीजिए कोई आदमी कैडर से हट के काम कर रहा है, तो इस चीज़ की रिपोर्टिंग हम लोगों को छूट है कम से कम कि हाँ बेबाकी से आप अपनी बात को रखें और चीज़ों को उजागर करें, सत्य को जो है सामने लाएं। तो हम लोग अपनी बात उनसे रखते हैं, वो विनम्रता से हम लोगों की बातों को सुनते भी हैं और उसका निवारण भी करते हैं। पूरी बात आप लोगों की वो अखिलेश ही सुनते हैं। अच्छा, चुनाव में अक्सर ऐसा होता है, अब 22 के चुनाव भी, चूंकि यूपी का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, काफ़ी अहम चुनाव है हर पार्टी के दृष्टिकोण से, जनता के लिए भी। जैसे होता है अक्सर कि जो कार्यकर्ता लगा रहता है हमेशा काम करने में, हर जब टिकट देने की बारी आती है तो कई बार ऐसा होता है, ये किसी एक पार्टी का तो नहीं है, हर पार्टियों में होता है कि कोई बाहर से आया हुआ किसी को टिकट दे दिया जाता है। इस पे क्या लगता है आपको? देखिए, एक बहुत मशहूर शायरी है कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता। अब एक इंसान जो है वो संगठन में जिला अध्यक्ष भी और वो मंत्री भी और विधायक भी तो नहीं हो सकता है। पार्टी के लिए जो भी हित में फैसले लिए जाते हैं वो किसी का ऐसा नहीं कि अधिकारों का हनन होता है, जो पार्टी के लिए बेहतर होता है। और बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है एक पार्टी को खड़ा करने के लिए, उस पार्टी को चलाने के लिए, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात हो, चाहे एक आम कार्यकर्ता की बात हो। बहुत बड़ा दिल दिखाना पड़ता है। मौके पे बहुत सारी बार ऐसा होता है कि इंसान को निराशा हाथ लगती है, अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता है। लेकिन इस चीज़ को आप डेमोरलाइज हो जाइए और अपने आप को पीछे कर लीजिए तो ये आपकी नाकामी है। आप पॉजिटिविटी में बदलिए। ज़रूरी नहीं कि आज एहतशाम खान गोरखपुर में यूथ का जिला अध्यक्ष है तो कल मेन बॉडी का भी जिला अध्यक्ष हो ही जाए, राजमंत्री का दर्जा मिल ही जाए या फिर विधायकी का टिकट मिल ही जाए। निश्चित इसकी कोई निश्चितता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप श्योरिटी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप पार्टी में लगे रहेंगे ईमानदारी से और कैडर के कार्यकर्ता बन के काम करेंगे ईमानदारी की, निश्चित आपको जो है इनाम मिलेगा। इस विश्वास के साथ में हम लोग भी काम करते हैं। अच्छा, आप निराशा की बात कर रहे थे, कभी आपके साथ, हालांकि आपको राजनीति में आप बता रहे हैं 2012 के बाद जब से अखिलेश जी आए थे, 2016 में 2016 तो कभी ऐसा मतलब सरकार का वही एकदम लास्ट दौरा चल रहा था, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कभी ऐसा लगा हो या घर वालों ने बोला छोड़ो राजनीति, कुछ इस तरीके कभी कुछ हुआ कि आप भी फ्रस्ट्रेट हो गए हो किसी चीज़ से, ऐसा कभी कुछ हुआ? ये तो आप किसी भी अगर मैक्सिमम नेताओं की अगर धर्मपत्नियों से इंटरव्यू ले लेंगे तो आपको यही जवाब मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है सफ़र करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो राजनीति में दुश्वारियाँ आती हैं, चाहे वो समय का अभाव हो या धन का अभाव हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको नहीं डिस्क्लोज़ किया जा सकता है, लेकिन आप समझ सकते हैं, आप भी एक इंसान है मेरी तरह। तो राजनीति में घर का भी विरोध देखना पड़ता है, समाज का भी विरोध देखना पड़ता है, पार्टी का भी विरोध देखना पड़ता है, विपक्ष का भी विरोध देखना पड़ता है, तभी एक नेता पैदा होता है। सही बात है कि काफ़ी कई सारी दुश्वारियों का सामना करते हुए आदमी आगे बढ़ता है। अंतिम सवाल जाते जाते कि 22 के चुनाव आने वाले हैं, क्या आप भी उसके लिए दावेदारी करेंगे? नहीं, फिलहाल तो अभी मेरे मन में ऐसी कोई शंका नहीं है कि मुझे 2022 के लिए दावेदारी करना। मेरा एक मानना रहा है शुरू से एक चीज़ का कि इंसान को कभी भी परीक्षा में बैठने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लेना चाहिए। और मैं 2016 में ज़रूर आया, मैंने काफ़ी पढ़ाई किया राजनीति की, लेकिन फिर भी मैं अभी अपने आप को उस तरह से परिपक्व नहीं मानता हूँ, उस तरह से अपने आप को मजबूत नहीं मानता हूँ कि मैं टिकट का दावेदार हूँ। और आज की जो राजनीति का परिवेश है, जिस तरह से राजनीति का एक वोटिंग का ट्रेंड चला आ रहा है, इस सूरत में तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि अभी फ़िलहाल मेरा कोई क्षेत्र की जनता में कोई भविष्य है। जब ऐसा कभी वक्त आएगा तो निश्चित ही सबसे पहले मैं एक खुशखबरी आपको दूंगा। एहतशाम खान जी, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे काफ़ी
अच्छा महसूस हो रहा है कि जिस तरह से बेबाकी से आपने अपने सवालों को रखा और हमें मेरे निजी जीवन और पार्टी से जुड़े हुए सवालों को आपने रखा। बहुत सी ऐसी चीज़ें पार्टी के भी संबंध में आई जिसको मैं मजबूती से सामने आपके चैनल के सामने मजबूती से रख सका, और अपने पार्टी के लिए जो भी चीज़ें थी पूरी बेबाकी से रख सका। इसलिए जो है आपके चैनल को और आपको बहुत ढेर सारी बधाई। निश्चित रूप से आपने ये बात तो है कि आपने हर बार, मैंने कई सवाल ऐसे भी पूछे कि जो यहाँ के स्तर के नहीं थे, आपके स्तर के नहीं थे, लेकिन उस पर भी आपने बड़ा खुल के और बहुत सटीक जवाब दिया आपने। तो बहुत अच्छा लगा हमें भी आपका इंटरव्यू करके। तो व्यक्ति विशेष में आज हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष एहतशाम खान जी। व्यक्ति विशेष में आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी से आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।